हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बारी मुझे बता दीजिए। नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमें करना है बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की समाप्ति, ठीक है? यस, ताकि हमारा जो अगला सेशन हो ना, वो तपस्या वाला सेशन, वो हम पूरा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला कर पाए और आपके पास काफी टाइम होगा कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो बेटा करते हैं शुरुआत। सबसे पहले चलाते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और है डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। नमस्कार मेरे बच्चों, नमस्कार। यस, मैं ठीक हूं बेटा, मैंने मेडिसिन ली है, मेडिसिन लेने से थोड़ी सी गला और ज्यादा खराब हो, ठीक है? आई होप बेटा नेक्स्ट वीक तक मैं फुल फिट एंड फाइन होंगी एकदम, ठीक है? बट एनीवे बेटा शुरू करें एक बारी। हाउ इज दी जोश एवरीवन। हम सबसे पहले बेटा समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करेंगे मेरी बहुत ही मधुर मधुर बेटा सुरीली आवाज के साथ में। शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बेटा पिछली क्लास का। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पी 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 यानी कि ईसीजी के बारे में, और हमने कहा था ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो डिवाइस होती है जो आपके कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल के दौरान होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बेटा क्या बोलते हैं, समझने में मदद करती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है उसका। सॉरी गलत बोला ना मैंने, गलत बोला ना। ग्राम इज द ग्राफ इज द मशीन। माई मिस्टेक, सॉरी, ठीक है? उठक बैठक नहीं कर सकती। हाँ, रॉन्ग बोल दिया, अभी मेरे को समझ में आ गया। ईसीजी में जो बेटा तुमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़ा था वो थी हमारी मशीन, और जो तुमने ग्राम पढ़ा था बेटा वो था हमारा ग्राफ। अब सही है? तो मशीन जो होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो बेटा और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो पी आती है उल्टा था, है ना? और मैम एक स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स एक एक रिस्ट पे लगाते हो और एक इलेक्ट्रोड बेटा आप लगाते हो अपने लेफ्ट एंकल पर। आप नहीं लगाते हो बेटा, डॉक्टर लगा के देते हैं। एक स्टैंडर्ड ईसीजी तो इतने इलेक्ट्रोड से आ जाती है, बट अगर आपको बेटा और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए या और कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस चाहिए तो आप और भी इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने ट्रंक एरिया में लगा सकते हैं, बेटा लगा सकते हैं, ठीक है? फिर हमने क्या बोला कि मैम ईसीजी से जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है, PQRST। और ये बेटा आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ से अगर मैं पूछूं कि कितनी हार्ट बीट पता चल रही है तो 1 हार्ट बीट पता चल रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक ईसीजी के अंदर जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं उतनी ही आपकी हार्ट रेट होती है। और मैंने यहां पे पर्टिकुलरली एक ही क्यूआरएस बनाया, मतलब एक ही बीट मैंने दिखाई हुई है, राइट? मैम पी वेव से क्या रिप्रेजेंट हो रहा था? पी वेव बेटा रिप्रेजेंट करता है कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रिया डीपोलराइज कर रही है, मतलब एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है। और एट्रियल सिस्टोल बेटा हो रहा है मतलब कि पी वेव रिप्रेजेंट्स, डायरेक्टली कभी भी नहीं बोलोगे कि पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, पहले बोलोगे पी वेव का मतलब है एट्रिया का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से होता है एट्रिया का सिस्टोल, दैट इज एट्रियल सिस्टोल, ठीक है? फिर आपने बोला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बेटा रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन की वजह से होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल। और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा था बेटा कि वेंट्रिकल का सिस्टोल बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर क्यू वेव, इमीडिएटली आफ्टर क्यू वेव। ध्यान रखिएगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर क्यू वेव। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, जिससे वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं। और फिर बेटा याद रखिए, जो आप लोगों ने बेटा बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाई थी और कहा था रॉन्ग,
यानी कि मैं बात कर रही हूं टी वेव की। मैंने कहा था टी वेव का मतलब होता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, यानी कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और मैंने कहा था जब टी वेव एंड हो रहा है इसका मतलब एंड ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल सारे एंड हो गए भाई, एट्रियल सिस्टोल भी एंड हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल भी एंड हो गया, तो एंड ऑफ सिस्टोल इज बेटा एंड ऑफ टी वेव। सारे सिस्टोल एंड हो गए, समझ में आई बात? यस, एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंड ऑफ द टी वेव। और मैम यही सारे जब जो पीक्स है ना, इनमें ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा मैम? ऊपर नीचे होगा तो डिसऑर्डर्स होंगे। कभी पी वेव एनलार्ज आ जाती है, कभी टी वेव फ्लैट आती है। दे आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज दे रिप्रेजेंट की कोई ना कोई डिसऑर्डर आपको हुआ है। फिर हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा। हमने कहा मैम डबल सर्कुलेशन में एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। बहुत ही इजी था बेटा, वो सारे चेम्बर्स और वो सारे ब्लड वेजल्स जो तुम्हारे लंग्स में ब्लड ले जाने या लंग्स से ब्लड लेके आने तक में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तुम्हारे पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा है। और जितने भी बेटा आपके हार्ट के चेम्बर्स और ब्लड वेजल्स आपके टिश्यू तक ब्लड ले जाने या ले आने का काम कर रही है, वो होती है आपकी बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट। समझ में आ गई बात? और बेटा जी हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, हमारा दिल बेचारा दिल, हमारा दिल पढ़ाई में डूबा बेचारा दिल। ये क्या है हमारा? एल लिखने लग गई थी मैं बेटा, राइट है ना कि लेफ्ट। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड में है बेटा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा कौन लेके जा रहा था? राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, लेके जाती है लंग्स में, लंग्स से लेके आती है पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। ये है बेटा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और फिर है बेटा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपकी सिस्टमिक आर्टरी या आपकी आयोटा जो होती है यहां से ब्लड लेके जा रही है, टिश्यूज तक लेके जा रही है, टिश्यूज से बेटा वीना केवा, और वीना केवा जो होती है सुपीरियर और इंफीरियर आपके राइट एट्रियम में ब्लड लेके जाती है, ठीक है। यस, तो बेटा जी ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोई दुख दर्द समस्या? कोई दुख दर्द समस्या? फिर बेटा हमने क्या बोला था? फिर हमने बोला था कि कुछ स्पेशल सर्कुलेशंस भी होते हैं, जैसे हार्ट का खुद का एक सर्कुलेशन होता है जिसे बोला जाता है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट को खुद को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए और हार्ट से भी तो कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा रिटर्न में लेके जा रहा होगा, बिल्कुल लेके जा रहा होगा। तो अगर आप कोरोनरी सर्कुलेशन देखेंगे तो आपने देखा था आयोटा थी आपकी ब्लड वेजल, आयोटा से बनती है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है बेटा हार्ट को, फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली होती है कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन बेटा इसे लेके जाती है कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम और फिर बेटा नॉर्मल सर्कुलेशन आपका चलता रहता है। दिस इज योर बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है वो होता है आयोटा। आयोटा की ही तो एक ब्रांच होगी ना बेटा आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करेगी, वो होगी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आयोटा की ही ब्रांच है जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है। वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा बेटा? वेन्स, है ना। आई एम फीलिंग बेटा ओके ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग एवरीवन। समीक्षा बेटा लव यू टू। यस एवरीवन, मेरा थ्रोट बेटा ओके ओके है, सही है। यस एवरीवन। अरे बेटा देखो जो बोल रहा है ना कि डायास्टोल कब होगा मैम, अरे मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख सपोलो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला टी वेव का एंड मतलब एंड ऑफ सिस्टोल, तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल भी हो चुका है, वेंट्रिकल सिस्टोल भी एंड हो चुका है, ऑटोमेटिकली क्या चालू हो गया? यानी कि डायास्टोल। ऑटोमेटिकली क्या चालू हो गया बेटा? डायास्टोल चालू हो गया। अब जब तक अगला पी स्टार्ट नहीं होता, टी और पी के बीच में भी बेटा यहां पे स्पेस होता है, यहां ये पी आएगा तो यहां पे सिस्टोल खत्म हो गई, यहां से लेके यहां तक का पूरा टाइम बचा है, सिस्टोल खत्म हो गया मतलब ही डायस्टोल स्टार्ट हो गया भाई, ज्वाइंट डायस्टोल। उसका मतलब तो वही है ना यार, समझ गए? अरे सब बोले मेरे, अरे बेटा जी
हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन को एक बार रिवाइज क्या करते हैं बेटा, उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स लिखना बाकी है, तो एक दो पॉइंट्स उससे लिखेंगे हम, और फिर हम हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन भी करेंगे, ठीक है। और फिर जो बचे हुए टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे। जो कल के कैटलिस्ट के क्वेश्चंस भी बचे हुए थे बेटा, वो वाले कैटलिस्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता ना करो, वेट करो, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, बेटा। आपने पोर्टल सर्कुलेशन में इस साइड में बनाया हुआ था हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, बनाया था कि नहीं? इस साइड में तुमने हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बनाया था, और इस साइड वाला अभी मैंने पढ़ाया नहीं था, जो तुमने साइड में लिखा था दैट वाज हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, पढ़ा था कि नहीं? अरे यार, अरे भाई आजा। हाँ, इस साइड में क्या पढ़ा था बच्चों? इस साइड में पढ़ा नहीं था। इस साइड में क्या लिखा था? हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। बोलो हाँ या ना सपोल आर्मी। तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफाइशियल। मैं यहीं से बेटा कंटिन्यू करके आपको बताती हूं कि क्या था। जब आप पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं तो याद है बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि यूजुअली तो क्या होता है, हार्ट से आर्टरी निकलती है, ऑर्गन में जाती है, कैपिलरी नेटवर्क में टूटती है, और वहां से बेटा वेन्स वहां से ब्लड कलेक्ट करती है, वापस से हार्ट में लेके आती है। ये नॉर्मल बॉडी का सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब आप पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं ना बच्चों, तो पोर्टल सर्कुलेशन दो ऑर्गन्स के बीच का स्पेशल कनेक्शन होता है, जहां काम मतलब वो नहीं होता है जैसे आप घर से जाते हो, आप कहते हो कि मम्मी मैं तो क्या बोलते हैं ट्यूशन जा रही हूं, और तुम ट्यूशन के बहाने ट्यूशन तो जाते ही हो क्योंकि ट्यूशन का टाइम है, ट्यूशन से अपनी दोस्त के यहां हो आए और फिर वहां से घर आ गए। तो तुमने वो वाला जो नॉर्मल मैकेनिज्म था ना कि तुम ट्यूशन गए और ट्यूशन से घर आ गए, ट्यूशन गए ट्यूशन से घर आ गए, उसकी जगह तुमने क्या किया, तुम ट्यूशन गए और ट्यूशन से एक दूसरे के घर गए, फिर तुम घर आए। समझ में आ रहे हो? अल्टीमेटली घर ही आना है, अल्टीमेटली ब्लड को हार्ट में ही जाना है। लेकिन होता क्या है कि एक ऑर्गन से पहले ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाता है, और फिर बेटा वहां से वो ब्लड हार्ट में आता है। मेरी बात समझ रहे हो? ऑर्गन और ऑर्गन के बीच का कनेक्शन होता है स्पेशल कैपिलरी नेटवर्क से। आपने इस तरीके का बेटा एक सुंदर सी छवि बनाई होगी, एक सुंदर सी बेटा आपने ऐसे छवि बनाई होगी। यहां आपने बनाया होगा लिवर, और यहां आपने बेटा प्यारा प्यारा जग से न्यारा एलिमेंट्री कैनाल ऐसे करके दिखाया होगा। पहले ना ये पूरा पढ़ाते थे ना, स्टमक वमक, बड़ा मजा आता था बनाने में। समझ रहे हो? ऐसा ही है कुछ। हाँ, अभी देखो बेटा, आपने बनाया कि मैम देखो, मैं इसको वापस से समझा रही हूं बेटा, ठीक है? देखो जैसे कि ना ये है मेरे पास कैपिलरी नेटवर्क। बेटा वैसे तो मैंने फ्रॉग में बहुत अच्छे से समझाया है, बट फिर भी चलो मैं मानती हूं कि हो सकता है कई बच्चों को अभी भी दुख दर्द समस्या है, तो उनको वापस से अब क्लैरिटी मिलेगी, बट अब ध्यान से सुनना। इन दोनों के बीच का स्पेशल कैपिलरी नेटवर्क का कलेक्शन है, राइट? इन दोनों के बीच का स्पेशल कनेक्शन है। जो ब्लड मैम हमारे ना एलिमेंट्री कैनाल से हार्ट में जाना चाहिए था सीधे, अब वो ब्लड पहले हार्ट में नहीं जा रहा, अब वो ब्लड पहले कहां जा रहा है बेटा? लिवर में जा रहा है। और इसका रीजन भी है कि व्हाई देयर इज दिस हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये रीजन क्या है बेटा? ये कारण नोट क्या करना है बेटा? ये तुमने नोट तो किया ही हुआ है ऑलरेडी, नलायकों, ये बनाया तो था कल। इंटेस्टाइन को क्या हो गया? इंटेस्टाइन को क्या हुआ तुम बताओ? पिज्जा तुम खाते हो, मोमोज तुम खाते हो, पैटीज तुम खाते हो, तो भाई तुम बताओ इंटेस्टाइन को क्या हुआ है यार? ये तुम्हारी तो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को भी बैंड बज गई है भाई, पचा पचा के थक चुका है तुम्हारा इंटेस्टाइन, पक चुका है, अब तुम हो कि मान ही नहीं रहे हो। तुम्हारा इंटेस्टाइन क्या बेटा? लिवर को भी तुम देख लेना कुछ हो ना गया हो, ठीक है? तो तुम्हारी ये बेटा क्या है? ये तुम्हारी है कैपिलरी, ये कैपिलरी, दोनों के बीच का कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन होता है बेटा ये होती है तुम्हारी हेपेटिक पोर्टल वेन। ये नॉर्मल वेन नहीं है बेटा, ये पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन है। नॉर्मल वेन तो जो होती है ना वो तो हार्ट में ब्लड लेके जाती है। नॉर्मल वेन जो होती है ना बेटा वो कहां ब्लड लेके जाती है? हार्ट में ब्लड लेके जाती है। तुमने कल ये पूरा बनाया हुआ है बेटा, ये है तुम्हारी हेपेटिक पोर्टल वेन। बेसिकली हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन किसके किसके बीच का कनेक्शन है? तुम्हारे लिवर और तुम्हारे बेटा एलिमेंट्री कैनाल के बीच का कनेक्शन है। लिवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का कनेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, तुमने कल ये भी बनाया था कि मैम यहां से जो इवेंचुअली ब्लड को हार्ट में लेके जाएगी,
यहां से जो ब्लड वेसल बेटा इवेंचुअली ब्लड को हार्ट में लेके जाएगी, वो वाली जो ब्लड वेसल होती है वो नॉर्मल वाली ब्लड वेसल है, जिसे हम नॉर्मल हेपेटिक वेन कहते हैं। पहले आप मुझे बताइए, क्या किसी को भी यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? ये मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ था, ये मैंने कल की क्लास में बेटा ऑलरेडी बताया हुआ था। तो आप मुझे बताइए पहले यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? मैम पिज्जा खाने का मन कर गया, देखो। ठीक है, अब मैं बेटा यहां से चालू करूं। हर पोर्टल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस होता है, एटलीस्ट ह्यूमन के केस में बेटा आपको पता होनी चाहिए बात कि मैम हमारे में पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। आखिर तुम्हें अपनी मित्र के यहां, दोस्त के यहां क्यों जाना पड़ा? तुम भी तो आके घर में बहानेबाजी करते हो ना। मम्मी मैं उसके साथ बैठ के ना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, सर ने ना क्वेश्चंस दिए थे, ये कारण था। तो जैसे तुम्हारे पास भी रीजन होता है कि मैं ट्यूशन से क्यों गई थी अपने दोस्त के यहां, कारण देते हो ना, तो वैसे ही बेटा ये वाला जो ब्लड वेसल है एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्टली ब्लड को हार्ट में क्यों नहीं लेके गए वेन की मदद से, एक ऑर्गन के अंदर क्यों लेके चले गए बेटा? और कारण ये था कि भाई एक तो बेटा तुम्हारा लिवर बहुत काम का है, सबका लिवर बहुत काम का है, मतलब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लिवर को काम कराओ सही से, ठीक है ना? समझ लो मेरी बात। वाई लिवर इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये, डिटॉक्स पीस। ओके, तो डिटॉक्स कैसे करता है बेटा? ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल में तुम बेटा खाना खा रहे हो, है ना, तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारी डाइजेशन कर रहे हो, तुम डाइजेशन करते हो तो बेटा ब्रेक डाउन करते हो, ग्लूकोज बन रहा है, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है। आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आपके इंटेस्टाइन में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हो अमोनिया, जिसे बोलते हो बेटा अमोनिया। यहां पे एलिमेंट्री कैनाल में, तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि तुम डाइजेशन कर रहे हो, प्रोटीन जो होता है बेटा मेटाबॉलिज्म की वजह से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से अमोनिया बनने लगता है, और ये अमोनिया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तुम आगे एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ोगे, हम कभी भी बॉडी में से अमोनिया एलिमिनेट आउट नहीं करते बेटा, हम होते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं बेटा। कॉकरोच क्या एलिमिनेट आउट करता था? यूरिक एसिड। फ्रॉग बेटा क्या एलिमिनेट आउट करता था? यूरिया। हम क्या एलिमिनेट आउट करते हैं? यूरिया। पर ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में अमोनिया बनता नहीं है। 3 ही तो बेटा मेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 3 ही बेटा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं आपके। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड। मेन जो एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज के हैं। तो हम अमोनिया वाले नहीं है बेटा। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है बेटा, very toxic, just like your बुआ। okay, so it's very toxic, you cannot eliminate out बेटा अमोनिया। ओके, बट अमोनिया बनता है, यहां मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके एलिमेंट्री कैनाल में अमोनिया बनेगा, बट उस अमोनिया को बेटा हम लेके जाते हैं लिवर में, और लिवर बेटा तुम्हारी उस टॉक्सिसिटी को ना रिमूव नहीं करता है, एक्चुअल में लेस टॉक्सिक बना देता है। लिवर में चलती है यूरिया साइकिल, और बेटा यूरिया साइकिल में इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक लेस टॉक्सिक बेटा यूरिया के अंदर। अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। ये कारण है कि तुम इस वाले ब्लड को सीधे दिल पे क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि भाई यहां पे अमोनिया बना था। अगर यहां से खून को सीधा लेके चले जाते लिवर हार्ट में, तो हार्ट उसको पूरी बॉडी में बेटा पंप कर देता। समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीवन, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए बेटा तुम क्या करते हो, पहले उस अमोनिया रिच ब्लड को लेके जाते हो लिवर में, लिवर को कहते हो प्लीज मेरे अमोनिया को लेस टॉक्सिक बना दो, तो लेस टॉक्सिक में उसे कन्वर्ट कर देता है यूरिया। ऐसा नहीं है कि यूरिया में कन्वर्ट कर दिया आप तो मजे ही मजे हैं, यूरिया को एक्यूमुलेट कर लेते हैं बॉडी में, बेटा मौत आ जाएगी, यूरिया भी एलिमिनेट नहीं करोगे तो। भाई है तो वो भी टॉक्सिक, बट इससे बहुत कम टॉक्सिक है, 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। इमेजिन कितनी टॉक्सिसिटी है। डन। तो भैया इसका सिग्निफिकेंस हम लिखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आ गया किसके किसके बीच का कनेक्शन है, जो सवाल में पूछा जाएगा। सवाल में पूछा जाएगा किसके किसके बीच का कनेक्शन है, तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल और लिवर के बीच का कनेक्शन होता है। इस वाले ब्लड में अमोनिया बहुत ज्यादा है,
इस वाले ब्लड में अमोनिया बहुत ज्यादा है। कैसे अमोनिया बना, कैसे अमोनिया बना, हम यहां पे लिखेंगे कि ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, toxic ammonia is formed, toxic ammonia is formed which needs to be converted into यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है बेटा, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, जस्ट लाइक योर मासी, ठीक है। मासीज आर नॉट टॉक्सिक ना, मैं भी मासी हूं, मेरी दीदी की एक बेटी है ना, और बड़ी दीदी का एक बेटा है, तो आई एम ऑल्सो अ मासी। आई एम नॉट टॉक्सिक बेटा, आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में तुमने क्या किया, अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया बेटा, यूरिया में, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल में तुमने क्या किया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किया। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करने के बाद तुम्हारा अमोनिया बना, अमोनिया रिच ब्लड को लेके गए लिवर में, लिवर में तुम करते हो इसका कन्वर्जन, लिवर में करते हो बेटा इसका कन्वर्जन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो लिवर में तुमने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। और कौन सी साइकिल चलती है पता है, चलती है यूरिया साइकिल, चलती क्या है, यूरिया, ठीक है। सो यहां पे चली यूरिया साइकिल, जिसे ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल नाम, आपको पूरी साइकिल नहीं पढ़नी है, ओके। लैग हो रहा है, एक बार चेक करा लेती हूं, मैं चेक करा लेती हूं, अभी ठीक है, आई गेस लैग हुआ था, बोल दो युगल को, अभी ठीक हो गया है ना बेटा। किसी को कोई दुखदार समस्या, किसका कन्वर्जन किस में हुआ है, किसी को कोई दुखदार समस्या, किसका कन्वर्जन किस में हुआ है, क्या आगे बढ़े। ये इसका सिग्निफिकेंस है बेटा कि तुम अमोनिया रिच ब्लड को नहीं लेके जा सकते, तुम अमोनिया रिच ब्लड को सीधे हार्ट में नहीं लेके जा सकते बेटा। क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि इस हेपेटिक वेन में यूरिया की कंसेंट्रेशन होगी, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं, जो नॉर्मल हेपेटिक वेन है इस वेन में यूरिया ज्यादा होगा, यहां से ब्लड सीधे हार्ट में जा रहा है, लेकिन जो ये वाली ब्लड वेसल है ना बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन, इसमें अमोनिया ज्यादा होगा, क्या मैं कह सकती हूं ऐसा, यस और नो मुझे बताओ। जो तुम एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को लेके गए लिवर में, उसमें तो अमोनिया ज्यादा था, क्योंकि भाई यहाँ पे अमोनिया बना था, तो यहां से तुम ब्लड को यहां लेके गए, यहां तुमने बेटा अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में कर दिया। अब जो ब्लड तुम बेटा हार्ट में लेके जाओगे, उस वाली ब्लड वेसल में यानी कि हेपेटिक वेन में, मैं कह सकती हूँ ना कि यूरिया है, क्योंकि यूरिया बन गया था ना यहाँ पे। यस एवरीवन, ये भी कभी कभार ना बेटा डिटेल में पूछने के लिए पूछ लेते हैं कि किसमें अमोनिया ज्यादा होता है, किसमें यूरिया ज्यादा होता है। हेपेटिक वेन में यूरिया होगा ज्यादा और हेपेटिक पोर्टल वेन में अमोनिया होगा ज्यादा, सिंपल सी बात है। अब बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने कहा था, ये तुम्हें आगे चैप्टर में दिया हुआ है। कौन से चैप्टर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, भले ही यहां पे मेंशन ना हो, बट बेटा वहां पे दिया हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अपने पास ह्यूमंस के पास बेटा दो ही पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, एक हेपेटिक और एक हाइपोफाइशियल। तो वहां पे आप पढ़ोगे बेटा, एक ग्लैंड होती है हमारे पास, जो आपने बचपन में भी पढ़ा भी है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड योर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है बेटा, दैट इज योर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी होती है मास्टर ग्लैंड। तो एक्चुअल में हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन का नाम तो हेपेटिक मतलब लिवर से आ गया, तुम्हें समझ में आ जाता है, बट हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, एक बारी समझना। बनाओ बेटा इसे, इसे बिल्कुल बनाओ बेटा। ये है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, और ये एग्जैक्ट चीज मैं वहां पे तुमसे पूछूंगी बेटा, इसीलिए अच्छे से करो यहां, इसीलिए अच्छे से करो बेटा। यहां ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा,
और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक तो पिट्यूटरी ऐसा वर्ड है ना, पिट्यूटरी बोलते बोलते ना मुंह ऐसा हो जाता है, पिट्यूटरी 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 करते करते मुंह भी पिट्यूटरी जैसा बन जाता है ना। और ये है बेटा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ऐसे बोलूंगी तो अच्छे से बोला जाएगा। अब आप देखोगे सिग्निफिकेंस, क्योंकि ना सिग्निफिकेंस, हाँ सिग्निफिकेंस जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाई, जैसे लिवर वाला पोर्टल सर्कुलेशन क्यों था तो मैं समझ में आ गया कि अमोनिया बन रहा था मैम, और अमोनिया को कन्वर्ट करना था यूरिया के अंदर, इसीलिए हमारा हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन था। हाइपोफाइशियल पता है नाम कहां से आता है? हाइपोफाइसिस नाम से आता है। हाइपोफाइशियल हाइपोथैलेमस से नहीं आता है। हाइपोफाइशियल क्यों बोला? क्योंकि पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। कई बच्चों को लगता है इसका नाम हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन है क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। नहीं, पिट्यूटरी की वजह से आता है। जहां ब्लड लेके जाते हो, जिस ऑर्गन में ब्लड लेके जाते हो ना, उस ऑर्गन का नाम होता है। यहां से ब्लड यहां लेके गए ना लिवर में, हेपैटिक में, इसीलिए नाम हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन पड़ा, इंटेस्टाइन के नाम से नहीं पड़ा। यहां पे ब्लड हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में लेके जाते हो तो पिट्यूटरी की वजह से नाम पड़ता है। पिट्यूटरी को बोला जाता है हाइपोफाइसिस। लिखवा दूंगी क्योंकि आगे भी काम आएगा। आप देखोगे बेटा इन दोनों के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है, और इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन होता है बेटा, इसे बोला जाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। ये जो वेन मैंने बनाई है इसका नाम होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन नहीं है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन है। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन है बच्चा पार्टी, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। कोई मुझे बताएगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है इनको मैम कनेक्ट करने की, क्या सिग्निफिकेंस है, कोई मुझे बताएगा? यानी कि मैं सिंपली ऐसे कह सकती हूं, ये है हमारा हाइपोथैलेमस और ये है हमारी बेटा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों के बीच में है बेटा आपकी हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। हॉर्मोन्स, वेरी गुड वेरी गुड। यार आपकी जो हॉर्मोन्स होती है ना भाई, एक है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और एक है मास्टर ग्लैंड। ये सारी बातें मैं बताऊंगी बेटा आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स जो होते हैं बेटा वो पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। तो हॉर्मोन्स को पिट्यूटरी तक पहुंचाने के लिए आपके पास ये पोर्टल वेन होती है। वेरी गुड, शाबाश। हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं, तो वो पिट्यूटरी तक पहुंचते कैसे हैं बेटा? इसी पोर्टल वेन की मदद से। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी मदद से हार्मोन पहुंचता है बेटा फॉर ट्रांसफर ऑफ हार्मोन। वेरी गुड वेरी गुड। डन डन आडन डन कर लो, फटाफट से डन डन आडन डन कर लो। पता है अगर आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पिट्यूटरी तक पहुंचे ही नहीं तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला होता है हाइपोथैलेमस। अगर आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ये रास्ता नहीं होता ना बेटा, पोर्टल वेन नहीं होता ना, तो आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कभी पिट्यूटरी तक पहुंच ही नहीं पाते। और अगर बेटा पहुंच ही नहीं पाते तो फिर बेटा एक्ट कैसे करते, और एक्ट नहीं करते तो पिट्यूटरी अपने हार्मोन से नहीं रिलीज कर पाता, और पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर पाता तो फिर बेटा वो कैसे आगे ऑर्गन्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाता।
डन 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 मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों, वेरी गुड, आपने एक बहुत बेहतरीन आंसर दिया है, उसके लिए शाबाश। ठीक है, आप चाहते ना तो बिना डायग्राम के भी इसे बना सकते थे, पर डायग्राम से थोड़ी सी और बेटर लगता है, इसीलिए डायग्राम से बनाए। अदरवाइज आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो सिंपल, जब रिवीजन करो। ठीक है, चलो कोई दुखदार समस्या नहीं है। तो एक नोट डाल के पिट्यूटरी का नाम लिख लो कि पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस बोला जाता है। पिट्यूटरी इज नोन एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी इज नोन एज हाइपोफाइसिस बच्चों, हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस, जिसकी वजह से तुम्हारा पोर्टल सर्कुलेशन का नाम पड़ा हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। डन, चलो बहुत ही शानदार। अब बेटा अगर आप ना ये वाला टॉपिक देखोगे डबल सर्कुलेशन वाला, तो यहां पे कुछ कुछ बेटा बातें बताई हुई है आपकी क्या बोलते हैं ब्लड वेजल्स के बारे में। और अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो यहां पे भी बेटा आपकी ब्लड वेजल्स का सेक्शन बना के दिखाया हुआ है। तो मैं आपको एक बारी थोड़ा सा ब्लड वेजल्स के बारे में बता देती हूं, फिर हम ये पूरा टॉपिक रीड करेंगे, फिर हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं आपकी ब्लड वेजल्स की बात कर रही हूं तो पहले तो बेटा और एक थोड़ा सा पैराग्राफ एडिट था, बट क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ब्लड वेजल्स के डायग्राम दिए हुए हैं तो आपको ब्लड वेजल्स के बेटा बारे में पता होनी चाहिए। आर्टरी कैसी दिखती है, वेन्स कैसी दिखती है, कैपिलरीज कैसी दिखती है। तो हेडिंग डालोगे ब्लड वेजल्स, और हम ना बेटा डिफरेंसेस के फॉर्म में करते हैं। हेडिंग डालो ब्लड वेजल, और हम आर्टरी और वेन्स को ना डिफरेंसेस के फॉर्म में करते हैं। तो कॉलम बनाना और फिर करना। ठीक है, यस, चलो चलो, आधे पेज का स्पेस है, आधे पेज से शुरू कर दो। फुल पेज का स्पेस है, फुल पेज से शुरू कर दो। पोर्ट्रेट में ही करना है, लैंडस्केप में बिल्कुल नहीं करना है। जहां से मन करे बेटा वहीं से शुरू करो। ठीक है, हम सबसे पहले बेटा कंपेयर करने जा रहे हैं आर्टरीज को एंड वेन्स को। इसके अलावा एक और बेटा हमारे पास ब्लड वेसल है, वो है हमारे पास कैपिलरी। आर्टरीज और वेन्स को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। आर्टरीज और वेन्स को एक बारी बेटा कवर करते हैं। ठीक है, डीपीपी में इसके क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो बहुत सारी बेसिक चीजें तो हमें पता ही हैं, जैसे आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, है ना। ऑल आर्टरीज कैरीज बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आप खुद देखो ना, आयोटा की ब्रांच होती है आर्टरी, आयोटा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सारी आर्टरीज आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी नहीं करती। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है किसके पास, आपके लंग्स के पास। और वैसे ही आप ये बोलते हो बेटा सारी वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन, दैट इज योर पल्मोनरी वेन। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है, लेकिन सबसे पहले ना हम इसका एक सेक्शन बनाते हैं कि अगर ये एक आर्टरी की ब्लड वेसल है और मैं इसे कट करती हूं, मैं इसका सेक्शन देखती हूं, तो इसका सेक्शन देखने पर जब मैं इसे अंदर से ऐसे ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे इसके अंदर का स्पेस कैसा नजर आ रहा है, मुझे इसकी वॉल कैसी नजर आ रही है, क्या इसमें कुछ वाल्व्स हैं या नहीं है। आर्टरी और वेन को बेटा एक बारी कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक बारी आर्टरी और वेन को कंपेयर करते हैं। छोटू सा एक डायग्राम बनाओ मेरे साथ छोटू सा बेटा सेक्शन, अरे यार सेक्शन बनाओ। चलो कलर करना इसीलिए जरूरी है ताकि बेटा तुम्हें ये समझ में आए। मैं इसलिए कलर कर रही हूं, आप चाहो तो कलर ना भी करके सिंपली बेटा बना सकते हो।
ये हो गई आउटर लेयर, ये हो गई मिडल लेयर, और ये हो गई सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है, अब इससे सबसे पहले मैं लेबल कर लेती हूं एक बारी। लेबल को ना बीच में करना ताकि आप सेम चीज आपके वेन्स में भी लेबल कर सको। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा भी बोल सकते हो, इंटरना भी बोल सकते हो, इंटीमा भी बोल सकते हो और इंटरना भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आओ। अरे यार, एक बार गंदा हो जाए ना, फिर उसे सेट करना बड़ा मुश्किल है यार। दिमाग की दही हो जाती है बेटा। दिमाग की दही हो सकती है क्या? एक्चुअली जब आप बहुत सारी क्लासेस ले लेते हो ना, तो आपके भी हाथ दुखने लगते हैं लिख लिख के। इट्स नॉट माई मिस्टेक बेटा, इट्स नॉट माई मिस्टेक। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है, सही बन गया यार, सही बन गया। चलो चलो चलो। अरे कैसे क्रॉस सेक्शन समझ नहीं आ रहा? बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। पहले आप इसे बनाइए, पहले आप इसे बनाइए बेटा। यस, पहले आप इसे बनाइए, फिर मैं आपको समझा रही हूं। यस एवरीवन, देखो देखो, आपकी एक आर्टरी, जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन करूंगी और मैं ऑब्जर्व कर रही हूं बेटा कि इसकी वॉल कैसी दिख रही है, इसके अंदर से जो ब्लड बह रहा है, अंदर का पैसेज कैसा है, और सेम चीज जब मैं बेटा वेन्स के साथ में करूंगी, तो मैं
वेन्स को कट करके जब उसका क्रॉस सेक्शन देखूंगी तो उसमें कैसा दिख रहा है, एक बार हमें यह समझने की जरूरत है। लेकिन चाहे आर्टरी हो चाहे वेन्स हो बच्चों, इन सब में सेम लेयर्स होती हैं, फिक्स होती हैं। आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा। चाहे फिर वो आर्टरी हो चाहे फिर वो वेन्स हो, इनमें ये तीनों लेयर्स बेटा सेम टू सेम होती है, सेम टू सेम होती है। अब हमें बस ये देखना है कि किसकी वॉल ज्यादा मोटी, किसकी वॉल पतली, किसका ल्यूमन छोटा, किसका ल्यूमन बड़ा, किसमें वैल्व्स होती हैं, किसमें वैल्व्स नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लेयर्स तो फिक्स हैं। अगर मैं ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल रही हूं तो ये आउटर लेयर बेटा आपकी आर्टरी की भी होगी और वेन्स की भी होगी। अगर मैं ट्यूनिका मीडिया बोल रही हूं तो ये मिडल लेयर बेटा आपकी आर्टरी की भी होगी, वेन्स की भी होगी। और अगर मैं इंटीमा बोल रही हूं बेटा तो ये इनर मोस्ट लेयर होगी, आर्टरी की भी होगी बेटा और वेन्स की भी होगी। राइट? यस। जब मैं एक्सटर्ना की बात करती हूं मेरे बच्चों, तो एक्सटर्ना जो होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज द कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और इसमें बेटा कोलाजन फाइबर्स आपको दिखते हैं। दिस इज अ कवरिंग, ये सबसे बाहर वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, प्लस इसमें होते हैं बेटा कुछ कोलाजन प्लस कुछ इलास्टिक फाइबर्स। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो कृपया करके इनकी कॉम्पोजिशन को याद रखिए। जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज बेटा कोलाजन फाइबर्स, दैट हैज बेटा इलास्टिक फाइबर्स। When you talk about the tunica media beta, this is the middle layer and this is made up of smooth muscles. इनमें होती हैं स्मूथ मसल्स बच्चों, और इनमें भी होती हैं कुछ इलास्टिक फाइबर्स, इनमें भी होती है कुछ इलास्टिक फाइबर्स। बिल्कुल एनसीईआरटी वाला याद रखिए। जब आप ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना की बात करते हैं, जो इनरमोस्ट लेयर है, इनमें आपको कुछ सेल्स दिख रही है बेटा, इन्हें बोला जाता है एंडोथीलियल सेल्स, यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। एंडोथीलियल सेल्स यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम आपको दिखती है। एक इलास्टिक मेम्ब्रेन भी दिखती है आपको, पर वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। इसमें भी इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखती है बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। आप सिंपली इतना याद रख लो कि मैम मिडल वाली लेयर मसल्स की है। ब्लड वेसल्स में मसल्स क्यों होने चाहिए, कोई मुझे बताएगा? ब्लड वेसल में मसल का क्या काम है मैम? ब्लड वेसल की कवरिंग में स्मूथ मसल्स क्या कर रही है? कोई मुझे थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके बताओ, जल्दी बताओ। क्यों चाहिए भाई तुम्हें स्मूथ मसल्स? जल्दी बताओ क्यों चाहिए बेटा स्मूथ मसल्स, जल्दी बताओ। वाई डू यू नीड बेटा स्मूथ मसल्स? भाई आपकी ब्लड वेसल्स कभी कभी बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कभी कभी बेटा डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट करती है कि नहीं? नहीं नहीं करती है कि नहीं? हिस्टामीन, हेपारिन, सेरोटोनिन पढ़ा था, मास्ट सेल से रिलीज होती है या बेसोफिल से रिलीज होती है। वो कैसे करती है बेटा? आपकी ब्लड वेसल्स का पैसेज नैरो या पैसेज चौड़ा, पैसेज नैरो या पैसेज चौड़ा कैसे हो सकता है? जब आप उनके मसल्स को यूज करेंगे, मसल्स में एक्ट करेंगे। जब तक स्मूथ मसल्स उसमें होगी नहीं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा। जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तभी तो बेटा उसको ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आप अपने ब्लड वेसल को नैरो या डायलेट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इन मसल्स के बारे में तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। पहले बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? कोई दुख दर्द समस्या? पक्की बात है। तो मैम चाहे एक्सटर्ना हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंटीमा हो, ये हमारे मैम आर्टरी में भी होता है, वेन्स में भी होता है। तो मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा, जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, वो आर्टरी के केस में बहुत थिक होती है एज कंपेयर टू द वेन्स। वेन्स की ट्यूनिका मीडिया उतनी थिक नहीं होती, आर्टरीज की ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होती है। और जिस कारण से बेटा ओवरऑल अगर आप आर्टरी की वॉल को देखोगे तो आर्टरी की वॉल ज्यादा मोटी होती है वेन्स के कंपैरिजन में। और वो पर्टिकुलर लेयर जो इसको मोटा करने में हेल्प कर रही है वो है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज बेटा थिकर इन केस ऑफ आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन। और वॉल मोटी होनी भी चाहिए बेटा। आप देखोगे आर्टरीज में ना हमेशा हाई प्रेशर रहता है। क्यों हाई प्रेशर रहता है? क्योंकि आप इसके अंदर का स्पेस देख पा रहे हो। ये अंदर का स्पेस जो होता है ना बेटा, इसे बोला जाता है द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल। ल्यूमन इज द अंदर का स्पेस। आप देखो इसका ल्यूमन कितना छोटा है और इसका ल्यूमन कितना बड़ा है।
इसका ल्यूमन बड़ा होता है, इसका ल्यूमन छोटा होता है, और इसका ल्यूमन इतना कम है, आप खुद ही इमेजिन करो ना यार, आर्टरीज के अंदर से ब्लड बहुत हाई प्रेशर से बह रहा है, इसका ल्यूमन छोटा है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्पेस कम है, प्रेशर बहुत तेजी से। और वैसे भी बेटा आप मुझे एक बात बताइए, वैसे भी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है कि नहीं? वो भेजती है आयोटा में, आयोटा में झटका लगता है, क्यों? क्योंकि आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही है, जब ये पंप करेगी तो आयोटा की वॉल पे हिट करेगा, और आयोटा की ब्रांच होती है आर्टरी, तो आर्टरी हमेशा हाई प्रेशर पे रहती है, मतलब उसमें जब ब्लड गिर जाता है तो इस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें ब्लड जाता है, दे आर ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर, उनका जो ल्यूमन होता है वो छोटा है, और इसीलिए इसमें ब्लड भी जो बह रहा है वो हाई प्रेशर से बहता है ना। इसका ल्यूमन बड़ा है, इसमें ब्लड लो प्रेशर में रहेगा, मेरी बात समझ रहे हो? इसमें प्रेशर लो में रहेगा, इसमें ब्लड लो प्रेशर में रहेगा वेन्स के केस में। तो बैकफ्लो होने के चांसेस किसमें ज्यादा है? बैकफ्लो होने के चांसेस किसमें ज्यादा है? एंडोथेलियल सेल्स बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तनिष्क, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसमें बेटा प्रेशर से ऑलरेडी ब्लड जा रहा है, उसमें कैसे बैकफ्लो होगा? जिसमें कम प्रेशर से ब्लड है, यानी कि वेन्स में प्रेशर कम है, तो वेन्स में प्रेशर कम है तो बैकफ्लो के चांसेस उसमें ज्यादा है ना। जिसमें ज्यादा प्रेशर है उसमें तो बैकफ्लो का चांस कम है, इसीलिए बेटा आर्टरीज में आपके पास वैल्व्स नहीं होती बैकफ्लो को रोकने के लिए, बट वेन्स में क्योंकि प्रेशर लो होता है इसीलिए उसमें बैकफ्लो को रोकने के लिए वैल्व्स होती है। दैट्स ऑल। तो अगर मैं यहां पे कहूं वॉल थिकर तो गलत नहीं होगी बात, और लिखना है बेटा ये आपको, स्पेशली ट्यूनिका मीडिया इज थिक, स्पेशली ट्यूनिका मीडिया इज थिक। फिर हम बोलेंगे बेटा अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर ल्यूमन स्मॉल, नो वैल्व्स, नो वैल्व्स। जो आपको बेटा नजर आती है ना, आप सब अपने बेटे यहां पे ब्लड वेजल्स को देख पाते हैं, यहां इंजेक्शंस भी लगते हैं आपको, यहां आप अपने ब्लड वेजल्स देख पाते हैं, यहां अपने ब्लड वेजल्स देख पाते हैं, यहां पे अपने रिस्ट पे कलाइयों पे आप ब्लड वेजल्स को देख पाते हैं। ये ब्लड वेजल्स कौन सी ब्लड वेजल्स हैं? जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर से नजर आती हैं। यहां पे भी कई लोगों की अगर स्किन पतली होगी तो यहां से नजर आएगी, मेरे को भी दिखती है अपनी। आपकी जो वेन्स होती हैं दे आर सुपरफिशियल। आप कभी भी कोई इंजेक्शन देते हैं तो डॉक्टर ये नहीं ढूंढता कि आजा तेरे आर्टरी को ढूंढता, रुक, आर्टरी को खोद के निकालेंगे फिर देंगे। इंट्रावीनस देते हो इंजेक्शन, देते हो कि नहीं? इंट्रावीनस देते हो कि नहीं बेटा, ये बताओ, देते हो कि नहीं? क्योंकि वीनस ये है ना इंट्रावीनस। वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, आर्टरीज जो होती है डीप होती है, बॉडी के अंदर होती है, डीपली सीटेड, वेयर एज वेन्स आर सुपरफिशियल बेटा, आर्टरीज आर डीपली सीटेड। डीपली सीटेड का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर अंदर की तरफ है, ऊपर से नहीं दिख रहे वेन्स। समझ में आ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रहे हो मतलब समझ में आ रही है मेरी बात? यस, दे आर डीपली सीटेड। और एक बात जैसे कि मैंने कहा कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है? ये इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है। आर्टरी आर द ब्लड वेजल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करके लेके जाती है, ठीक है? ऑल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ऑल आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दो तो ऑल आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ल्यूमन का मतलब होता है अंदर का स्पेस। जब बताया जाए तो आप इसको कृपया करके बेटा ध्यान से सुनिए, ये अंदर का स्पेस है बेटा, ब्लड वेसल। नलायकों एक बात बताना,
अभी तुम्हें मैं बीमारी पढ़ाऊंगी, ये जो तुम बेटा पिज्जा खाते हो ना, ये जो बर्गर खाते हो ना, ये जो जितने भी तले हुए रेगुलर बेसिस पे खाते हो, आई एम नॉट सेइंग वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, यू आर एंजॉइंग द फूड, चलेगा बेटा वंस इन अ वाइल। बट इफ समबडी इज देयर बेटा जो एवरीडे जंक फूड खाता है, बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाता है, आप देखोगे आप आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हो बेटा, इनमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइबर्स डिपॉजिट होके ना इस रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं। अगर पाइप का रास्ता ब्लॉक हो गया तो ब्लड फ्लो ही नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ब्लड फ्लो ही नहीं होगा। आगे मैं तुम्हें बीमारियां पढ़ाऊंगी अभी इससे रिलेटेड। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, एवरीथिंग बियॉन्ड मॉडरेशन इज नॉट गुड। समझ रहे हो? अब यहां पे बेटा सेम चीज यहां पे लिखो, वॉल इसकी कंपेरेटिवली थिनर होती है एंड रीजन आपको समझ में आ चुका है, बिकॉज ऑफ द ट्यूनिका मीडिया इसमें थिन होगी, है ना। अंडर लो प्रेशर लिखोगे, अंडर लो प्रेशर इसमें ये मेक श्योर करने के लिए ब्लड एक ही दिशा में बहे, इनमें वैल्व्स होती हैं, इनका ल्यूमन लार्ज है, इनमें वैल्व्स होंगी, वैल्व्स प्रेजेंट होंगी बच्चों, यस। ये होती हैं सुपरफिशियल, यानी ऊपर ऊपर से नजर आ रही हैं आपको। कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। एंड बेटा लास्ट पॉइंट, ऑल वेन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सारे वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दुखदर समस्या होगी। डन डन आर डन कर लीजिए। अब आप एक बारी बेटा मुझे इस पर्टिकुलर डायग्राम से देख के बताइए, इस पर्टिकुलर डायग्राम से देख के बताइए, अगर आप सोचते कभी कि मुझे आर्टरी और वेन से ना ब्लड को फिल्टर करना है या डिफ्यूजन करना है, क्या आप आर्टरी और वेन से कर पाते? क्या कर पाते आप आर्टरी और वेन से डिफ्यूजन? एक और ब्लड वेसल है बेटा आपके पास, कौन सी? कैपिलरी। कौन सी है? कैपिलरी। आप कैपिलरी से ही हर चीज करते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिलरी के पास ना इतना तामझाम नहीं है। कैपिलरी के पास कोई ट्यूनिका इंटर्न, ट्यूनिका एक्सटर्ना, कोई ट्यूनिका मीडिया, इस तरीके की लेयरिंग नहीं होती है। अगर आपकी ब्लड वेसल इतनी मोटी हो जाएंगी तो बेटा उनके अक्रॉस फिल्टरेशन या उनके अक्रॉस बेटा डिफ्यूजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? दैट इज वाई यू नीड समथिंग इन बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच में बेटा क्या होता है? आपके पास होती है कैपिलरीज, because you have a closed circulatory system, so blood vessels are bounded by the network of capillary. कैपिलरी से डिफ्यूजन करना बहुत आसान है क्योंकि उसकी वॉल बहुत पतली होती है, उसमें होती है सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और वहां से आप बहुत आसानी से बेटा फिल्टरेशन कर लेते हो। वो वाली बात को लिख लें, कैपिलरी की बात को लिख लें, फिर यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करें मेरे प्यारे सपोलो। यस, आखिरी जो ब्लड वेसल है बेटा वो है कैपिलरी। आखिरी जो ब्लड वेसल है वो है कैपिलरी, और इसी कारण से हम कैपिलरीज को यूज करते हैं फॉर डिफ्यूजन, बिकॉज दे ओनली हैव सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे तुम एंडोथेलियम बोल रहे हो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। वरना तो बेटा अभी तक हम आर्टरी और वेन से ही डिफ्यूजन और फिल्टरेशन कराते, बट वहां से पॉसिबल ही नहीं है, उनकी वॉल इतनी मोटी है। समझ रहे हो? यस, चलो। आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन टुवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड वॉट एवर। लेकिन यहां पे बेटा आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता।
दिस इज द कैपिलरी, दिस इज द कैपिलरी। डन 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 कर लो, और जैसे ही हो जाता है तो हम एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से बेटा डन 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 कर लो। इजी है ना बेटा? एक बारी पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और फिर बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बोल रही हूँ बेटा, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। डन। एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें, इसमें सारा डबल सर्कुलेशन और बेटा पोर्टल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सारी चीजें इसी में मेंशन्ड है। और इसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड द वेन्स। ब्लड को फ्लो करने का एक फिक्स रास्ता है। आप अपने मन से किसी भी रास्ते में ब्लड को नहीं लेके जाते। जैसे एयरप्लेन उड़ती है तो एयरप्लेन को उड़ने का फिक्स बेटा उनके पास रडार होता है, उनके पास सिग्नलिंग होती है, वो एक पर्टिकुलर रास्ते से ही बेटा क्या बोलते हैं, फॉलो करते हैं सिग्नल्स को, और वो एक ही पर्टिकुलर रूट को फॉलो करके ही जाते हैं। नॉट लाइक बेटा द रोड्स वेयर द बाइक्स कैन टेक द बाइक एनीवेयर इन बिटवीन द टू व्हीकल्स and do like this, okay, and ठोकोing the other car, not like the bikes and not like the other cars which ठोकोing the other cars. Did you get my point? समझ रहे हो मेरी बात? yes, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी से बेटा तुम ब्लड को लेके जाओगे, एक पर्टिकुलर रास्ता है, ठीक है ना। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती है आर्टरीज और वेन्स में। इनर लाइनिंग सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम, सबसे अंदर वाली होती है सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम, जिसे ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका बेटा एक्सटर्ना बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। द मिडल लेयर ऑफ बेटा स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, जिसे ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, बीच वाली लेयर, ठीक है। एंड एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कोलाजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं बेटा, कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें होते हैं। बीच वाले में भी इलास्टिक फाइबर्स है, आउटर वाले में भी इलास्टिक फाइबर्स है, ठीक है। दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन केस ऑफ वेन्स। तो वेन्स की वॉल कंपेरेटिवली थिन इसीलिए हुई क्योंकि उनमें जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना बेटा, वो ट्यूनिका मीडिया कंपेरेटिवली थिन होती है, ठीक है ना। एज मेंशन्ड अर्लियर, माई इंग्लिश इज वेरी गुड, ओके, सो डोंट ट्राई टू एम्बैरस मी। I speak very, very, very good and very fluent American English, okay? Yeah, I don't want to show off. That's the point. Anyway, as mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery. बोला जैसे हमने पहले बताया था, जो ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से पंप होता है ना बेटा, वो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। बिल्कुल सही बात बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में ही जाता है। Whereas लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप होता है वो आयोटा में जाता है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed to the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium, and this pathway constitutes a pulmonary circulation. Very very important बेटा, very 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 important, ठीक है। बोला कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जा रही है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ये पूरा आपका बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। The oxygenated blood entering into the aorta carried by a network of arteries and arterioles and capillaries to the tissue. आर्टरी की जो छोटी ब्रांच होती है उसे आर्टीरियोल बोलते हैं, और आर्टीरियोल आगे जाके कैपिलरी में टूट जाती है। बेटा ध्यान से समझना, आर्टरी बड़ी वाली ब्लड वेसल है, आयोटा सबसे बड़ी है, आयोटा से बनती है आर्टरी, आर्टरी से बनती है आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से बनती है कैपिलरी। तो बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ना मैम, वो आयोटा से जाती है आर्टरीज, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी टिश्यू में जाती है। वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम विन्यूल्स, वेन्स एंड वीना केवा, विन्यूल्स सबसे छोटी,
फिर आती है वेन्स और फिर आती है वेना केवा, समझ रहे हो। तो उससे बेटा एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम, उससे आप ब्लड को लेके आते हो राइट एट्रियम में। ये छोटी छोटी बातें कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए। विन्यूल सबसे छोटी ब्रांच, फिर वेन्स, फिर वीना केवा, और ये पूरा बनाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन बेटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज एंड रिमूव द CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन, फॉर एलिमिनेशन। बोला सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी जो टिश्यू को आप ब्लड पहुंचा रहे हो मैम, वो ब्लड के मदद से ही आप ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें टिश्यू तक पहुंचाते हो और वहां से जिन चीजों को एलिमिनेट करना है वहां से उन चीजों को एलिमिनेट आउट कर देते हो, ठीक है भाई। अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, एक स्पेशल कनेक्शन होता है जो लिवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सर्क्यूलेशन। The hepatic portal vein carry the blood from intestine to liver before it is delivered to the systemic circulation। बोला जो hepatic portal vein होती है वो पहले ब्लड को बेटा लेके जाती है एलिमेंट्री केनाल से लिवर में, पहले हार्ट में नहीं लेके जाती क्योंकि आपको अमोनिया को रिमूव करना था, ठीक है। फिर देखो क्या बोला हुआ है, अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। एक्सप्लेन इन्होंने कुछ नहीं किया है, बट इन्होंने नाम बिल्कुल ले लिया है। इन्होंने कोरोनरी सर्कुलेशन तो बोल दिया है पर एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया है कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी वेन क्या होती है। नाम लिया है तो आपको एटलीस्ट उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक पता है तो बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये वही बेटा डबल सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं। आप अगर वेन का ल्यूमन देखेंगे बहुत चौड़ा है, वेन में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, और बेटा आर्टरी में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ल्यूमन इसका छोटा है, और कैपिलरी में तो बेटा सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम होती है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यस, डन 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 डन। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जिनको बेटा बात करनी है और बात करो, खूब बात करो, ठीक है, ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए, कंपटीशन कम हो जाए, ठीक है। और जिसको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करनी है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना है, बहुत सारी जगहें घूमनी है, बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारा अच्छा काम करना है, बहुत सारी अच्छी चीजें करनी है। अपना फ्यूचर अगर आपको बेटा बिल्ड करना है तो बोलते हैं ना कि व्हाट यू ईट टुडे इज व्हाट हाउ योर बॉडी विल बी आफ्टर 5 years। आप जो आज खाते हैं या आज अभी जो आपका जो भी डाइट है वो आपको 5 साल के बाद असर करेगा। वैसे ही ना बेटा आज जो आप पढ़ाई करते हैं, आज जो आप मेहनत करते हैं, वो भी आपको कुछ सालों बाद वही आपको रिजल्ट देगा और दिखेगा कि आप जीवन में कहां स्टैंड करते हो। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रही है या आ रहे हो? पता नहीं कहां से मेरे मुंह में बेटा ये शब्द आ चुका है, समझ में आ रहे हो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हेडिंग डालिए रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जिस तरीके से हमने रेगुलेशन ऑफ बेटा रेस्पिरेशन पढ़ा था, वैसे ही आप बेटा कार्डियक एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर सकते हो। पर याद रखिए आप सिर्फ रेगुलेट कर सकते हो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो हार्ट था, ह्यूमन हार्ट जो होता है ना बेटा, ह्यूमन हार्ट के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। हम अपने हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। जो अपना हार्ट होता है ना बेटा, ह्यूमन हार्ट, हम अपने हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट, 2 प्रकार के हार्ट होते हैं बेटा, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। तो जो अपना हार्ट होता है ना बेटा वो होता है मायोजेनिक। हम अपने हार्ट को मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट को ना किसी की सुनने की आदत नहीं है। आई मीन मायोजेनिक, जेनिक। हम अपने हार्ट को मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो है ना हार्ट बीट खुद इनिशिएट करते हैं। हमारे पास ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, हम खुद से एक्साइटेबिलिटी खुद कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है कि भाई हम जब तुम्हें इंफॉर्मेशन देंगे तभी तुम्हारा हार्ट बीट इनिशिएट होगा, ठीक है। बिकॉज हमारे खुद के मसल्स, वेरी गुड हुबेया, वेरी गुड आंसर यू हैव सेड दैट, हमारे खुद के बेटा ऑटो एक्साइटेबल मसल फाइबर्स जो होते हैं वो खुद से, मायो वर्ड ही मसल से आया हुआ है, तो हमारे मसल्स जो हैं वो खुद से एक्साइटेबल होती हैं और इसीलिए
वो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। जिनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है ना, उनके हार्ट के मसल्स को इंफॉर्मेशन की जरूरत है ब्रेन से, और जब उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी ब्रेन से तभी वो बेटा इनिशिएट कर सकते हैं हार्ट बीट को। हमारे केस में ऐसे नहीं है। हमारे केस में मायोजेनिक क्यों बोला? बिकॉज वी हैव द मसल्स ऑफ सर्टेन मसल्स, जो हमारे नोडल टिश्यूज थे वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। जो हमारे मसल्स थे, स्पेशल मसल फाइबर्स थे नोडल टिश्यू, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें बेटा किसी से इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। इसीलिए तुम्हारा जो हार्ट है या हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है बेटा। लेकिन मेरे प्यारे बालकों, हमारा हार्ट मायोजेनिक तो जरूर है, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अपने हार्ट बीट को बढ़ा या घटा जरूर सकता है बेटा। और अलग अलग स्थिति में तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। जैसे तुम्हारा नीट एग्जाम पास आएगा ना, धक धक होएला, धक धक होएगा, धक धक होएगा बेटा। काय को धक धक होएगा? बिकॉज बेटा तुम्हारा एग्जाम पास आएगा और तुम बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगा तो बेटा तुमको मौत आएगा, और फिर तुम्हारा दब 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 लब डब लब डब बहुत तेजी तेजी होएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऊपर नीचे हार्ट बीट बेटा हो सकती है। दैट कंट्रोल इज देयर विद द हेल्प ऑफ योर नर्वस सिस्टम, एंड इवन योर बेटा हॉर्मोन्स कैन कंट्रोल, इमरजेंसी हॉर्मोन्स। तुम बड़े सपोले बनते हो, लेकिन असली सपोला तुम्हारे सामने बेटा आ जाए ना ऐसे टेढ़े, तो बेटा तुम्हारी दिल की धड़कनें बेटा तेज हो जाएंगी, सांसें तेज हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे, आंखें बेटा प्यूपिल डायलेशन हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम्हारे हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं तुम्हारी हार्ट रेट को, बट इनिशिएट कोई नहीं करता है बेटा। इनिशिएट जो होता है वो तुम्हारा हार्ट खुद से कर सकता है। उसकी जो मसल फाइबर्स होती है वो खुद से कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इनिशिएट खुद से कर सकता है, बट रेगुलेशन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। उसी को जरा पढ़ते हैं, एक फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं, एक फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे बेटा। ये है तुम्हारा छोटा सा बेटा ब्रेन। ऐसे समझो, ये है तुम्हारा बेटा ब्रेन। ठीक है, ये है तुम्हारा ब्रेन। ब्रेन में एक जगह पे है मेड्यूला, ब्रेन में है एक जगह पे मेड्यूला। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेन था मतलब है बेटा, ये तुम्हारा ब्रेन है। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन में एक रीजन होता है जिसे मेड्यूला बोलते हो बेटा। आपको याद है ना, ये मेड्यूला का ही तो काम मैंने आपको बताया था, जो आपके रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करती है। वहां पे भी होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बिल्कुल बनाना है बेटा, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, 100% बनाइए। ठीक है, तो तुम्हारे पास ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे तुम बोलते हो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जिसे तुम बोलते हो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये हाइंड ब्रेन में होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यहीं से तुम्हारी हार्ट रेट को तुम कंट्रोल कर पाओगे। तो एक छोटा सा हार्ट बनाए, एक छोटा सा हार्ट बनाए, और फिर देखते हैं बेटा कि कैसे हार्ट रेट को तुम कंट्रोल करते हो। यह है तुम्हारा हार्ट। देखो, कंट्रोल करना है तो कंट्रोल तुम्हें ऐसे नोड को करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो हार्ट बीट इनिशिएट होती है वो ऐसे नोड से होती है। ऐसे नोड ही बेटा तुम्हारा पेसमेकर है। तुम्हारे हार्ट बीट कितनी होगी पर मिनट, उसको डिसाइड करने वाला कौन है? ऐसे नोड। अगर तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ रहा है या घट रहा है ना बेटा, तो याद रखिए वो इंफॉर्मेशन ऐसे नोड को ही देनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारी हार्ट रेट बढ़े या घटे। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? यस, दिस इज योर हार्ट। अब मैं कह रही हूं, हार्ट में बेटा एक जगह पे तुमने पढ़ा था, तुम्हारे पास होता है ऐसे नोड, क्योंकि ऐसे नोड से ही बेटा क्या होती है? हार्ट बीट इनिशिएट होती है। ऐसे नोड वो वाला पॉइंट है बेटा जहां से तुम्हारी हार्ट बीट इनिशिएट होती है। अब अगर बेटा किसी भी चीज को
किसी भी हार्मोन की मदद से या न्यूरॉन्स की मदद से अगर तुम्हें हार्ट बीट को बढ़ाना है या घटाना है तो तुम्हें ऐसे नोड को ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट बीट इनिशिएट वहीं से होती है। अब बेटा समझना, मेड्यूला में रीजन्स होते हैं जो आपके कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले रीजन्स होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया हुआ, वहां पे होते हैं बेटा कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर्स, वहां होते हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स, मतलब ऐसे सेंटर्स जो हार्ट बीट को बढ़ाएंगे वो कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर्स होते हैं। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं जो हार्ट रेट को घटाएंगे। इनकी लोकेशन कहां है बेटा? मेड्यूला रीजन में। लेकिन मेड्यूला जो होता है बेटा, अब आपका ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बेटा ये वाला डायग्राम बिल्कुल बनाओ, मैं यहाँ साइड में ना तुम्हें बताती हूँ, जैसे ये वाला मत बनाना अभी जो मैं साइड में बना रही हूँ। ये है तुम्हारा ब्रेन, ये है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो बॉडी के एकदम सेंटर पे है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स, नर्व्स निकली हुई होती है बेटा इस तरीके से। ब्रेन से निकली होती है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती है स्पाइनल नर्व्स। ये तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। मेरी बात समझ रहे हो? अभी तो तुमने नर्वस सिस्टम डिटेल में नहीं पढ़ा है बेटा, अभी तो तुमने नर्वस सिस्टम डिटेल में नहीं पढ़ा है। जब आपको नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जितने भी तुम्हारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं ना बेटा, उसको कंट्रोल करने वाली नर्वस सिस्टम होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और जितने भी तुम्हारे वॉलंटरी ऑर्गन्स का कंट्रोल होता है वो तुम्हारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो तुम्हारी जितनी भी नर्व्स निकली हुई है ना बेटा, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, वही तुम्हारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वो पेरीफ्री पे है। क्लास 10th में पढ़ा है ना ये, क्योंकि वो पेरीफ्री पे है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल में जो इनवॉलंटरी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हार्ट भी इनवॉलंटरी है, तो इनवॉलंटरी को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या मेरी बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूं, भले ही तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ है फिर भी मैं बता रही हूं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, यहां पे कंट्रोल ही तो करेगा, रेगुलेशन करेगा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होती है वहां पे वो सेंटर्स हैं बेटा, स्विच है, जहां से एक्सेलरेट हो सकती है हार्ट बीट या डिक्रीज हो सकती है। लेकिन कैसे होती है? मेड्यूला तो ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन से कनेक्टेड है नर्व्स। तो बेटा आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट्स होते हैं। अब चलो, जिसको नहीं पता है ना बेटा, प्लीज कृपया करके इसे लिख लें। जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी ना, अगर उनको कंफ्यूजन होती है तो प्लीज ये वाली बेसिक्स को लिख लो आप। आपका नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कहीं पे पीछे लिख लो नोटबुक के, या साइड में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। एक होता है तुम्हारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, एक होता है बेटा तुम्हारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है एएनएस, एएनएस का फुल फॉर्म मैं आगे लिखूंगी अभी, इसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है बेटा एसएनएस, इसे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना बेटा, वो वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जो वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल करता है ना बेटा, वो होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो आपके इनवॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल करता है वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक होता है इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है बेटा इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है बेटा इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हमें अभी इसी से मतलब है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा मैं तुम्हें अभी यहीं पे ये बताऊंगी कि आपका जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में सेंटर्स होते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अलग कंट्रोल कर रहा होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा अलग कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल कर रहा होता है अभी आप समझो। देखो आपकी मेड्यूला में जो रीजन है, मेड्यूला विल ऑलवेज एक्ट वाया योर नर्वस सिस्टम। आपकी एक नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक, जब ये आपके ऐसे नोड को इंफॉर्मेशन देगी तो क्या होगा, और एक है बेटा जो है पैरासिम्पैथेटिक, ये जब आपकी इंफॉर्मेशन को ऐसे नोड को देगी बेटा इंफॉर्मेशन किसे देगी? इंफॉर्मेशन हमेशा आपके एसए नोड को। बिल्कुल नोट कीजिए, अब बिल्कुल नोट कीजिए। मैम ने क्या बताया? मैम ने बताया मेड्यूला एक्ट्स वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाया एएनएस।
एक्ट्स वाया एएनएस। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से एक्ट करती है ऑन एस ए नोड। ऐसे नोड पर बेटा वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से एक्ट करती है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक है मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा तो क्या होगा ऐसे नोड पर, और अगर बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा तो क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बेटा आपके नर्वस सिस्टम के, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। समझना मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों। बेटा आप एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपका नर्वस सिस्टम है तो वो कम्युनिकेट कैसे करता है बेटा, कम्युनिकेट कैसे करता है जरा बताओ। वेरी गुड हो भैया, यार आप तो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, आपके दूसरा आंसर मुझे ये मिला, आपने बिल्कुल सही बताया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो काम करेगा सिंपैथेटिक बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। लेकिन न्यूरॉन्स है बेटा और नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स आपके ऐसे नोड को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मेड्यूला के थ्रू दे रहे हैं बट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप बताओ ना इंफॉर्मेशन क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कि नहीं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कि नहीं, न्यूरॉन्स में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अरे नलायकों, तुमने नर्व इंपल्स और फलाना ढिमकाना बोल दिया। अरे भाई इंफॉर्मेशन पास कैसे होगी, केमिकल की मदद से होगी ना, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से होगी। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है बेटा जिसकी मदद से कम्युनिकेशन करता है न्यूरॉन। नलायकों कुछ भी बोल रहे हो। अरे नर्वस सिस्टम है तो उसमें न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करती है, वो जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है ऐसे नोड के पास वो कैसे 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 बोलेगी, मुंह से बोलेगी क्या। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीजेस, इट रिलीजेस बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉल्ड एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम होता है बेटा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको और क्या बोला जाता है बेटा, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनलिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों बेटा हॉर्मोन्स भी होते हैं और ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं बेटा। आपके एड्रिनल ग्लैंड के इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी यही होते हैं, तो ये ना दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं, ये एज अ हार्मोन भी काम करते हैं। अभी न्यूरॉन से रिलीज हो रहे हैं तो ऑफकोर्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, और जब ये एक्ट करते हैं ना बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीजेस, ये दोनों को रिलीज करते हैं ये ऑन ऐसे नोड, ऐसे नोड पर ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई मैं मेड्यूला से इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। क्या इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि भाई तुम हार्ट रेट को इंक्रीज कर दो। तो यानी कि जब बेटा ये एक्ट करेगा आपके ऐसे नोड पर तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और हार्ट रेट इंक्रीज करने का मतलब है हार्ट रेट इज रिलेटेड टू कार्डियक आउटपुट, तो आपका कार्डियक आउटपुट यानी कि सीओ भी इंक्रीज होगा। बोलो कोई दुखदर्द समस्या, बोलो कोई दुखदर्द समस्या। आपको याद रखना है बेटा कि इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन है। और जब बेटा ये एक्ट करता है ऐसे नोड पर, ये इनिशिएट कुछ नहीं कर रहा है, ये ऐसे नोड पर एक्ट कर रहा है, कह रहा है मैं तो मेड्यूला से इंफॉर्मेशन को लेके आया हूं भाई, प्लीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर दो। तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द अदर हैंड कहेगा तू तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो हार्ट रेट को डिक्रीज करूंगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा, व्हेन इट एक्ट्स ऑन ऐसे नोड, जब ये एक्ट करता है ऐसे नोड पर तो इसका अपना एक अलग न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज करता है बेटा, ये रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है ना बेटा, ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है ना आपके ऐसे नोड पर,
ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, और जब आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा प्यारे बच्चों तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नर्वस सिस्टम काम करती है। आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, समझ रहे हो? सो डिफरेंट सिचुएशन में बेटा डिफरेंट थिंग्स वर्क। गॉट इट? और बेटा एक छोटी सी बात हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में ये भी लिखेंगे, एक छोटी सी बात बेटा हम ये लिखेंगे कि हॉर्मोन्स भी होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड में भी स्पेसिफिक एक पार्ट होता है बेटा, एड्रीनल मेड्यूला। तो वो हार्मोन्स भी बेटा हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, चाहे बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करे, चाहे बेटा ये आपके हार्मोन की तरह काम करे। इनका बेटा फंक्शन एक ही होता है, हार्ट रेट को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है, बट अभी हम कार्डियक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें लिख रहे हैं। मजेदार लगा टॉपिक की नहीं बेटा? इजी एंड मजेदार, तो दिल बनाइए, जल्दी से बनाइए। डन 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 कर लियो? यस। चलिए मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, बेसिक्स को भी जिसको नोट करना हो बेटा, हालांकि मैं हमेशा बेसिक बताते हुए चलती हूं, मैं समझती हूं कि तुम को नहीं पता होगा, ठीक है? मैं बोलना थी, मैं समझती हूं कि तुम मूर्ख हो, लेकिन चलिए ठीक है, मैंने तुम्हें थोड़ी सी इज्जत दे दी, ठीक है ना? हाँ, तो एक नोट डाल के लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स। एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, मेड्यूलरी का क्या मतलब है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड के ना दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है? तो बाहर का कॉर्टेक्स होता है और अंदर का मेड्यूला होता है। तो मेड्यूला वाला रीजन जो होता है ना, वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये भी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ये भी रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स है बेटा। दे ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है? एक बारी पहले हम एनसीईआरटी की इसकी रीडिंग करेंगे और फिर बेटा हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है जी? चलिए, जल्दी जल्दी करे ना, जल्दी जल्दी कर लो। यस, जल्दी जल्दी जल्दी, ओ जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू भैया। कर लिया? चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है? चलो, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का क्या मतलब है? इंट्रिंसिकली का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब विद इन द हार्ट। बोला नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की, वो तो इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड होती है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड एज नोडल टिश्यू एंड हेंस हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। बोला इसमें वैसे मायोजेनिक का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, बट एनसीईआरटी वाला भी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि भाई देखो, नॉर्मल जो हार्ट की एक्टिविटीज होती है ना, मतलब कहने का मतलब वही है कि हार्ट बीट इनिशिएट करना, हार्ट बीट को रेगुलेट करना, वो सारा हमारा हार्ट खुद से अपने आप इंट्रिंसिकली, ये किसी को ऐसे नहीं बोलती कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये खुद से रेगुलेट कर लेती है, जिस कारण से हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है मैम, है ना? A specialized neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. Specialized neural center जो है ना मेड्यूला में, ये न्यूरल सेंटर बेटा वही जो मैं आपको बता रही थी ना, कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, एक्सीलरेटरी। तो अलग अलग सेंटर्स होते हैं बेटा मेड्यूला में जो आपके हार्ट रेट को मॉडरेट कर सकते हैं, बट मॉडरेट किसकी मदद से करते हैं? वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से बेटा करते हैं। न्यूरल सिग्नल
न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। बोला जब न्यूरल सिग्नल आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आएगी तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, हार्ट रेट इंक्रीज करेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और इसी वजह से तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगी, इसी वजह से तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन बेटा ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये डिक्रीज करती है हार्ट बीट को क्योंकि एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। या हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है तो धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा तो बेटा हार्ट बीट डिक्रीज होगी, हार्ट बीट डिक्रीज होगी, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, है ना। एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। यस, चलो बेटा पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो, नहीं तो मैं चैट्स ऑफ करके अभी पढ़ाऊंगी, लास्ट के जो 20 मिनट है ना मैं चैट्स ऑफ करके पढ़ाऊंगी, आराम से पढ़ाई करो। हेडिंग डालते हैं बेटा डिसऑर्डर्स, हेडिंग्स डालते हैं डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है ना बेटा, जो तुम अपने घरों में बहुत आम भाषा में सुनते हो, जैसे तुम्हारी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पापा का तो ब्लड प्रेशर ही चढ़ा रहता है, कभी तुम सुनते हो मम्मी को पापा बोलते हैं इसका तो ब्लड प्रेशर ही ऊपर रहता है ऑल टाइम। पहला जो है बेटा वो बीपी है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर चढ़ा रहता है का क्या मतलब है, नंबर 1 प्रॉब्लम इज हाई बीपी, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटेंशन, समझ गए। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे को फेंक के मारते हैं, है ना, तुम्हारे पापा कभी फेंकते हैं मम्मी के ऊपर, मम्मी फेंकती है पापा के ऊपर, है ना, हाइपरटेंशन। हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर, पहले तो नॉर्मल बीपी समझते हैं तभी हाई बीपी समझ में आएगा, हाइपरटेंशन तभी समझ में आएगा, है ना। देखो एक डिवाइस होती है जिसे बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। जैसे हमने एक डिवाइस पढ़ा क्या पढ़ा था हमने, स्पाइरोमीटर पढ़ा था ना। स्पाइरोमीटर से तुम क्या करते हो, स्पाइरोमीटर से तुम क्या करते हो बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हो। वैसे ही बेटा एक डिवाइस होती है जिसे बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर बेटा वो डिवाइस होती है, सबसे पहली बात तो जो डिवाइस आपके बीपी को मेजर कर सकती है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर, डिवाइस यूज्ड टू मेजर बीपी। बीपी को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है वो होती है स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा नॉर्मल बीपी क्या है, तभी हाइपर टेंशन आपको समझ में आएगा। लो बीपी भी हो सकता है बट एनसीईआरटी में हाइपर टेंशन दिया हुआ है, ठीक है। जब आप बेटा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसको लिखा कैसे जाता है, ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जब आप बेटा नॉर्मल बीपी लिखते हैं ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखते हैं, तो नॉर्मल बीपी को लिखने के लिए ऐसा टर्म यूज किया जाता है जैसे 120/80 और यूनिट होती है इसका मिलीमीटर Hg इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी, mmHg, है ना। ऐसे क्यों लिखा जाता है मैम 120/80, ऐसे क्यों लिखते हैं मैम। ये जो बेटा न्यूमरेटर होता है ना, ये 120, ये इंडिकेट करता है आपके सिस्टोलिक प्रेशर को। अभी मैं समझा रही हूं, सिस्टोलिक प्रेशर को ये इंडिकेट करता है। और जो ये नीचे है ना बेटा, ये इंडिकेट करता है आपके डायास्टोलिक प्रेशर को। ये किसे इंडिकेट करता है, डायास्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज डायास्टोलिक प्रेशर, ये मैं अभी भी तुम्हें समझा भी चुकी थी। अरे 120/80, सॉरी 80, 180 लिख दिया क्या मैंने, 120/80, 120/80, ठीक है। अब समझना बेटा, समझना बेटा,
मैंने अभी तुम्हें बताया भी कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। जब तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है ना बेटा, जैसे तुम्हारी वेंट्रिकल्स है, तुम्हारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड, सिस्टोल कर रही है, जब वो सिस्टोल करती है तो एकदम से धक्के से ब्लड जाता है आयोटा में, और वही प्रेशर बेटा आर्टरी में भी लगेगा। जब आप पंप कर रहे होते हो तो पंपिंग के वक्त में जो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। इसे पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं, इसे पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब कि जब आपके बेटा वेंट्रिकल्स ने पंप किया ना, जब आपके वेंट्रिकल्स ने पंप किया तो आपकी आर्टरी की वॉल पर एक प्रेशर हिट हुआ। समझ रहे हो? यस यस। अरे नलायक, बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है और डॉक्टर बनना है इन्हें? हाँ, तो मैं कह रही हूं पंपिंग प्रेशर मतलब द प्रेशर ऑन द wall of artery, on the wall of artery when heart is pumping। और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता, जब हार्ट बेटा पंप नहीं कर रहा होता, हार्ट रिलैक्स स्टेट में है, तो उस वक्त में जो तुम्हें बेटा प्रेशर दिखता है ना, प्रेशर ऑन दी arterial wall, pressure on the arterial wall when heart is not pumping, heart is not pumping। जब हार्ट पंप नहीं कर रहा या रिलैक्स स्टेट में है, तब आपको आर्टरी की वॉल पे जो बेटा प्रेशर दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं आपका डायस्टोलिक प्रेशर। और जब बेटा आप पंप कर रहे होते हैं, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस वक्त में जो बेटा धक्के से प्रेशर लगता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द pressure exerted on the wall of artery when the heart is pumping, that is systolic। when it's not pumping and still there is some pressure, that is diastolic pressure। नॉर्मली तो होना चाहिए 120/80, लेकिन जिनको हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन के केस में ये दोनों प्रेशर बढ़ जाते हैं। अब बेटा हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, यही वाले प्रेशर आपके बढ़ गए हैं और वेरियस फैक्टर्स इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है और एनसीईआरटी में डिटेल में दिया भी नहीं है। पर मैम हाइपरटेंशन के केस में ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर मिनिमम 140 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर बेटा मिनिमम 90 होना चाहिए। आप अगर देखो 120 से ज्यादा तो 125 भी है, 120 से ज्यादा तो 135 भी है बेटा, है ना, और 120 से ज्यादा 130 भी है। बट 120 से जब बढ़ के एटलीस्ट 140 होगा ना बेटा सिस्टोलिक, और नीचे 80 से बढ़ के एटलीस्ट 90 होगा, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, तभी आप बोलोगे बेटा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं हाइपरटेंशन इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि हाइपरटेंशन होने की वजह से तुम्हारे मेजर जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो इंपैक्ट करते हैं। कैसे इंपैक्ट करते हैं भाई? तुम्हारी आर्टरी बेटा सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड लेके जा रही है। अब अगर इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा बेटा तो ऑर्गन्स तो अफेक्ट होंगी ना, इतने हाई प्रेशर से तुम ब्लड दे रहे हो। भाई अगर तुम एक पाइप का मुंह ऐसे पिचका दो ना और तुम मिट्टी में ऐसे पिचका के उसे पानी दो, मिट्टी वहां से उखड़ जाती है, उखड़ती है कि नहीं? कभी किया है तुमने ऐसा? हाँ, नॉर्मल पाइप से पानी दो और प्रेशर से पाइप, तो आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक योर मेजर ऑर्गन्स लाइक योर ब्रेन, लाइक योर किडनी, ये मेजर ऑर्गन्स होते हैं बेटा जो इंपैक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इंपैक्ट करते हैं, लेकिन ब्रेन एक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स दैट गेट्स अफेक्टेड। किडनी भी अफेक्ट होती है क्योंकि आप देखोगे हार्ट से पंप किया हुआ एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ ब्लड आपकी किडनी के पास जाता है अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। सो दीज आर द टू मेजर ऑर्गन्स बेटा दैट अफेक्ट्स बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ड्यू टू दिस मेजर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, kidney is affected।
सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, बट बेटा ये सबसे मेजर ऑर्गन्स है जो इंपैक्ट करते हैं हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन कर लो। दिस इज हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए बेटा, है ना। फिर आते हैं एक बीमारी जो तुम पूछ रहे थे ना बेटा, ल्यूमन का क्या काम है मैम, ल्यूमन से क्या मतलब है हमें। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बहुत खतरनाक बीमारी जो आगे बहुत सारी दूसरी बीमारियों को भी कॉज कर सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डंडन डन हो गया बेटा सारे बच्चों का, डंडन डन हो गया सारे बच्चों का। CAD, COD नहीं है बेटा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, इसका नाम है COD। मेरे साथ साथ में लिखना भी बेटा। हार्ट की प्रॉब्लम्स ना बेटा ऐसी है कि ना एक बीमारी से दूसरी बीमारी हो सकती है। अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आपको तो इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा इन सारे टॉपिक पे, हाँ, यस। चलो तुम्हारे कमेंट्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि अब बकवास तुम्हारी चालू हो जाएगी, तो उससे पहले कि बेटा ये स्टार्ट हो इसको ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी खत्म नहीं हुआ है लेकिन तुम्हारा पेशेंस खत्म हो गया है। तो पढ़ने वाला बच्चा तो स्क्रीन के पीछे पढ़ रहा होगा और मैं पढ़ाऊंगी उन लोगों को, ठीक है। CAD को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मेरे साथ साथ में लिखना बेटा, कोरोनरी आर्टरी। व्हाट इज अ कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। याद आ रहा है तुम्हें? आयोटा की ब्रांच जिसे आप आर्टरी बोलते हो, कोरोनरी बोला क्योंकि वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, सपोज ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाया हुआ है, सपोज ये वो वाली बेटा ब्लड वेसल है जिसे तुम कोरोनरी आर्टरी बोल रहे हो, ऐसे समझो कि ये वो वाली ब्लड वेसल है जिसे तुम कोरोनरी आर्टरी बोलते हो। कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है बेटा? आयोटा की ब्रांच है। हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम इसको बोला जाता है बेटा ऑल्सो नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस। इसका दूसरा नाम है बेटा एथीरोस्क्लेरोसिस। इसके नाम का सिग्निफिकेंस भी है, अभी मैं आपको बताती हूं। इसको एथीरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है डिपोजिशन, इसको स्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है बेटा, आपकी अगर वो ब्लड वेजल्स अफेक्ट हो जाएं जो तुम्हारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। ये ब्लड हार्ट को ही सप्लाई कर रही है। अब कैसे बेटा, कैसे? क्योंकि मैम समय के साथ अगर इसमें फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स, कैल्शियम, अगर बेटा आपकी ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स, इन सारी चीजों का बेटा अगर डिपोजिशन होने लग जाए विद टाइम, तो आपकी इस पर्टिकुलर आर्टरी का ल्यूमन जो होगा वो छोटा होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। पाइप में कुछ फंस गया, स्ट्रॉ से पानी पीते हो या स्ट्रॉ से जूस पीते हो? अगर जूस पिया है और जूस में बेटा चंक्स है कुछ एप्पल के, मैंगो के, और वो उस पाइप में अगर फंस जाए तो पाइप से आपका जूस जो है प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही अगर बेटा इफ देर इज अ डिपोजिशन ऑफ, हम क्या कह रहे हैं बेटा, if there is a deposition of cholesterol, calcium, fibers, etc. in the vessels supplying blood to the heart, supplying blood to the heart, और कौन सप्लाई कर रही है? कोरोनरी आर्टरी। इसीलिए तो इसका नाम भी पड़ा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। प्रॉब्लम कहां हो रही है बेटा? कोरोनरी आर्टरी में।
जब कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए तो नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब आप इसमें बेटा इन चीजों की डिपोजिशन कर दोगे तो इसके ल्यूमन को क्या कर दोगे, ल्यूमन को नैरो कर दोगे, ल्यूमन को ब्लॉक करते जा रहे हो। ल्यूमन नैरो करोगे तो ब्लड फ्लो इंपैक्ट करेगा, ब्लड फ्लो टू दी हार्ट इंपैक्टेड, ब्लड फ्लो टू दी हार्ट इंपैक्टेड। बोलो हाँ या ना। हार्ट को जो ब्लड मिल रहा था वो इंपैक्ट कर रहा है, यही तो बेटा डिपोजिशन है। और आपको मैं बताऊं ये जो जितनी भी चीजें डिपॉजिट कर रही है ना बेटा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये जो डिपोजिशन हो रही है ना बेटा, इसी डिपोजिशन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है डिपोजिशन, इसीलिए इसे बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। डिपोजिशन दिखती है आपको बेटा, समझ में आ रही है बात। तो ब्लड फ्लो इंपैक्ट करेगा, ब्लड फ्लो इंपैक्ट करेगा, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और दिक्कतें आपको दिखेंगी हार्ट में, और भी बहुत सारी दिक्कतें दिखेंगी। जैसे कि अगला जो बताया हुआ है दैट इज बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। आप मुझे बताइए पहले ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। सिंपल सी बात है भाई, जो ब्लड वेसल तुम्हारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, तुमने अपने डाइट की वजह से, गंदे डाइट की वजह से, पुअर ईटिंग हैबिट की वजह से सारी चीजें जमा कर ली बॉडी में। कहां जमा होंगी, सारी बेटा तुम्हारी ब्लड वेसल्स को ऐसे ब्लॉक करेंगी, और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेंगी। अगर ज्यादा ब्लॉक आ गया तो बेटा अटैक, समझ रहे हो, आगे मैं अभी तुम्हें अटैक पढ़ाऊंगी भी। और इसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से तुम्हें हार्ट में और भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट यू सी इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस लिखवाऊं फिर, डन 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 हो गया बेटा। तो भाई यहीं से तो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। इसी को अगर तुम अवॉइड करो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स बेटा अवॉइड हो सकती है ना। अगली जो प्रॉब्लम है वो है तुम्हारी एंजाइना पेक्टोरिस। सिंपली इसे एंजाइना भी बोला जाता है बच्चों, और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है। एंजाइना का मतलब, और पेक्टोरिस चेस्ट, चेस्ट पेन इन द चेस्ट एरिया, पेक्टोरिस। इसको प्यार से आप देखोगे इसे बोला जाता है एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी चेस्ट, आपका जो हार्ट है बेटा वो आपके चेस्ट एरिया में है, ठीक है। चलो कमेंट्स को फिर से ऑफ कर दिया जाए। आपका जो हार्ट है बेटा वो कहां प्रेजेंट है, आपके चेस्ट एरिया में प्रेजेंट है, बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट है। एंजाइना पेक्टोरिस, पेक्टोरलिस में मसल्स बोलते हो आप आपके चेस्ट के मसल्स को, राइट। एंजाइना पेक्टोरिस बेटा वो कंडीशन है जिसको बोला भी जाता है एक्यूट चेस्ट पेन। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है, जिसमें आपके ल्यूमन्स को आपने बेटा क्या कर दिया, नैरो कर दिया, उसमें डिपोजिशन कर दी, ब्लड फ्लो इंपैक्ट कर दिया। होता क्या है, अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाएगा तो ब्लड में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अच्छे से हार्ट को नहीं मिलेगा। मानते हो कि नहीं बेटा, अगर ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है तो ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है बेटा, ऑक्सीजन का फ्लो भी बेटा हार्ट को अच्छे से नहीं मिलेगा। एंजाइना पेक्टोरिस में इसीलिए बेटा बोलते हैं इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट मसल्स। एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ, वेरी कॉमन रीजंस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये इकलौता अकेला रीजन नहीं है बेटा, बट ये एक बहुत मेजर रीजन है कि आपको एंजाइना दिख रहा है, आपके ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है हार्ट मसल्स को। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेटा हार्ट काम कैसे करेगी, एंड यू फील अ पेन इन योर चेस्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। मेरी बात समझ रहे हो। तो हमने क्या बोला एंजाइना पेक्टोरिस में, इनफ ऑक्सीजन, ये बात याद रखिएगा, इनफ ऑक्सीजन बोलिएगा हमेशा, इनफ ऑक्सीजन इज not reaching, enough oxygen is not reaching the heart muscles, enough oxygen आपके हार्ट मसल्स को बेटा नहीं मिल रही है। and one of the reasons could be coronary
आर्टरी डिजीज। इस वजह से क्या होता है बेटा, इस वजह से देयर इज एक्यूट, एक्यूट मतलब रह रह के थोड़े थोड़े बार बार, मतलब प्रोलॉन्ग्ड दर्द नहीं करता रहता, रह रह के दर्द करता है, रह रह के दर्द करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो बेटा देयर इज एक्यूट चेस्ट पेन, ये बहुत कॉमन सिम्टम दिखता है, इग्नोर कर देते हैं लोग, गैस हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है ना। एक्यूट चेस्ट पेन जिसकी वजह से एंजाइना नाम रखा गया है। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूं बेटा, इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन इन, it is very common in middle and old aged people। बेटा ऐसा क्यों है, ये हर उम्र के लोगों को हो सकता है, बट ये बहुत कॉमन होता है मिडिल एंड ओल्ड एज पीपल में। कोई मुझे कारण बताएगा ऐसा क्यों, कोई मुझे बेटा कारण बताएगा। यस एवरीवन, बेटा देखो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट बहुत छोटा सा है, मैं पढ़ा के जाऊंगी, मैं 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगी, मैं पढ़ा के जाऊंगी ताकि मैं बेटा अगली क्लास में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं। अगली क्लास में कैटलिस्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे, अगली क्लास में पीवाईक्यू और तपस्या भी करेंगे। तो मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट्स और चाहिए यार, मैं कभी एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ बेटा, मुझे 5 मिनट्स चाहिए। वो टॉपिक्स बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो चैप्टर खत्म करके जाओ, और अगर आपको नहीं देखना है तो आप बेटा बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। वेरी गुड। बिकॉज बेटा समय के साथ आप देखते हो मिडिल और ओल्ड एज पीपल में ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि समय के साथ डिपोजिशन ज्यादा दिखेगा। भाई अगर बेटा पाइपलाइंस पुरानी हो जाती है तो जंग जल्दी लग जाता है ना, आप समझ रहे हो। हालांकि बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज के डेट में बेटा आप में भी चेक किया जाएगा ना, आप में भी चेक किया जाएगा। हाँ, स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दिस, स्मोकिंग, स्ट्रेस बोल रहे हो, डाइट बोल रहे हो, एंड डिपोजिशन विद टाइम बहुत ज्यादा दिखता है। अगर आप आज के डेट में आज के फूड मतलब आज के यंगस्टर्स को भी देखोगे ना तो उनमें भी बेटा बहुत कॉमनली आपको दिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विद एज इट इज मोर कॉमन रैदर देन इन द यंग एज। हालांकि एवरी एज ग्रुप इज बेटा प्रोन, हर एज ग्रुप को हो सकता है, बट इट इज प्रोमिनेंट एंड मोर कॉमन इन मिडल एंड ओल्ड एज पीपल या एल्डरली पीपल। समझ में आ गया? यस। इनफ ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच रहा है तो एंजाइना की कंडीशन है बेटा, एंजाइना यानी एक्यूट चेस्ट पेन। समझ गए? अब बेटा बात करते हैं दो ऐसे टर्म्स की जिनमें आपको कंफ्यूजन होती ही होती है, ठीक है। एक हार्ट अटैक, एक हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है बेटा मायोकार्डियल इनफाक्शन, मायोकार्डियल इनफाक्शन, एक है हार्ट अटैक, और एक बेटा आपको कंफ्यूजन होती है हार्ट फेलियर। दोनों बहुत इजी हैं बेटा, आप कभी गलती नहीं करोगे अगर जैसे मैं आपको बोल रही हूं वैसे आप याद रखो। जैसे मैं आपको बोल रही हूं अगर आप बेटा वैसे याद रखो तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। एक है हार्ट अटैक, एक है हार्ट फेलियर। यार फेल हो जाना किसे बोलते हैं? फेल हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना फेल हो गया, मतलब कि यार जो तुम्हें काम दिया गया था तुमने वो नहीं किया तो तुम फेल हो गए। हार्ट को क्या काम दिया था बेटा? ब्लड पंप करने का काम दिया था। अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा तो हार्ट फेल हो गया। फेल होने का मतलब होता है भाई तुम्हें जो काम दिया गया था तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। समझ रहे हो? तो हम कहते हैं व्हेन हार्ट is not pumping, when heart is not pumping enough blood to the body, enough blood to the body। हार्ट का काम था बॉडी को, टिश्यूज को ब्लड पंप करना। जब उसने बेटा ब्लड पंप नहीं किया इनफ तो वो हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक को बेटा मायोकार्डियल इनफाक्शन भी कहा जाता है। हार्ट अटैक का दूसरा नाम होता है मायोकार्डियल इनफाक्शन। हार्ट को अटैक आया, हार्ट को खुद को अटैक आ रहा है, मतलब कि हार्ट की मसल्स की डेथ हो रही है। अगेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज वन ऑफ द रीजंस है बेटा। हार्ट की मसल्स क्यों डाई कर रहे हैं? मसल्स को ब्लड ही नहीं मिल रहा है।
मसल्स को इनफ न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा। धीरे धीरे हार्ट की मसल्स बेटा डाई करती है, एक बार में नहीं करती है। इसीलिए तो आप सुनते हो फर्स्ट अटैक आया, सेकंड अटैक आया। अगर आपकी हार्ट की मसल्स जो है वो डाई कर जाए ना, जब उनको ब्लड सप्लाई ना मिले, ऑक्सीजन की बात करते हो एंजाइना पेक्टोरिस में, हार्ट को अटैक आ गया भाई, हार्ट की खुद की मसल्स जो हो गई बेटा धीरे धीरे डाई कर जाती है, तो होता है हार्ट अटैक। क्या कह रहे हो? व्हेन हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो अटैक आया, हार्ट ने पंप नहीं किया तो हार्ट फेल हो गया भाई, मौत आ रही है हार्ट मसल्स को। हाँ वही तो, व्हेन हार्ट मसल्स आर नॉट रिसीविंग इनफ ब्लड, जब बेटा वो खुद ही इनफ ब्लड नहीं रिसीव कर पाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? मसल्स स्लोली डाई। तो हार्ट को मौत आई, मतलब हार्ट को अटैक आया। और बेटा आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? अगर हार्ट की मसल्स को इनफ ब्लड नहीं मिलेगा, इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर हार्ट की मसल्स डाई कर जाएंगी तो वो बेटा पंप भी तो नहीं कर पाएगा ठीक से। बताओ, हार्ट फेल होने का एक कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाँ, हार्ट अटैक जो है वो हार्ट फेल का एक रीजन हो सकता है। हार्ट पंप क्यों नहीं कर पा रहा? हार्ट की मसल्स ही काम नहीं कर पा रही है, तुम उसको खाना पीना दे ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, तो हार्ट कैसे पंप करेगा? सो हार्ट फेलियर का कारण हार्ट अटैक की मसल, तो मैं बोल रही ना हार्ट की जो बीमारियां हैं वो काफी रिलेटेड है। बट आप सिंपली याद रखोगे, हार्ट फेल हो गया मतलब उसने जो उसको काम दिया था वो नहीं किया, उसको पंपिंग का काम मिला हुआ था, उसने पंप नहीं किया भाई, वो फेल हो गया। हार्ट अटैक हुआ जब उसको खुद को इनफ ब्लड नहीं मिला, तो वो हो गया हार्ट अटैक, खुद को अटैक आ गई, खुद को मौत आ गई। हार्ट फेलियर को ना बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर को बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको क्या बोला जाता है बेटा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो रीजन है ना बेटा, वो आपको एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में समझ में आएगा, यहां पे समझ में नहीं आएगा। यहां आप रीजन लिख लीजिए, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है ना बेटा, वो मैं आपको एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में दूंगी। हार्ट फेलियर से एसोसिएट करते हैं एक टर्म कंजेशन। जो हार्ट फेल, कैसे पता चलेगा कि अटैक की कंडीशन है या फेलियर की कंडीशन है? तो जो हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है ना, उनमें ना बेटा ऑर्गन्स के अराउंड पानी भर जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, लंग्स का कंजेशन बहुत कॉमन दिखता है। वाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन ऑफ लंग्स इज सीन, कंजेशन ऑफ लंग्स। रीजन क्या है ना बेटा, ये तुम्हें एक्सक्रीशन में समझ में आएगा, यहां पे समझ में नहीं आएगा कि कंजेशन क्यों दिखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजेशन? कंजेशन का मतलब होता है बेटा फ्लूइड एक्यूमुलेशन अराउंड लंग्स, फ्लूइड एक्यूमुलेशन अराउंड लंग्स। आपके ना लंग्स के अराउंड पानी भर जाता है, लंग्स के अराउंड फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है आप खुद सोचो ना यार, हार्ट पंप नहीं कर रही है ब्लड को, सारा ब्लड हार्ट, ऐसा लग रहा है हार्ट में ही ब्लड है क्योंकि पंप ही नहीं कर पा रही है। और वो फ्लूइड बेटा क्या होता है ना, आप देखो ना बेटा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, वैसे तो वन ऑफ द रीजंस बता रही हूं मैं तुम्हें। ये तुम्हारा हार्ट है, ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, सारा ब्लड तो यहीं भरा हुआ है, सारा ब्लड तो पंप ही नहीं कर पा रहे हो यार, ब्लड यहीं भरा हुआ है। और ये पल्मोनरी वेन है, ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन है, ये लंग से बेटा ब्लड को लेके आ रही है, ये लंग से बेटा ब्लड को लेके आ रही है, लंग से पल्मोनरी वेन लेके तो आ जाती है ब्लड को, एट्रियम से वेंट्रिकल में दे भी देती है, बट यहां से पंपिंग ही नहीं हो पा रही, यहां से पंपिंग ही नहीं हो पा रही बेटा। जब अच्छे से पंपिंग नहीं होगी, यहां ब्लड भरा हुआ है तो ये पूरा एरिया ब्लड से भरा हुआ होगा, है ना। वैसे तो इसका बेटा एग्जैक्ट रीजन जो है ना बेटा, इस डायग्राम को अभी छोड़ो, इसको मत बनाओ, मैं इस तरीके से आपको बेटा स्पीड में बता भी नहीं पाऊंगी। एग्जैक्ट रीजन किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि जब हार्ट पंप नहीं करता है ब्लड को तो बॉडी को ऐसा लगता है कि बॉडी में फ्लूइड कम है,
ठीक है। और बॉडी को जब ऐसा लगता है कि बॉडी में फ्लूइड कम है तो किडनी पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो वो रीजन मैं वहां पे बताऊंगी आपको बाद में, ठीक है, यहां पे नहीं बताऊंगी। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसे बोलते हैं। अभी रीजन को छोड़ दो, मैं एक्सक्रीशन पे मुझे याद दिलाना, मैं एक्सक्रीशन में आपको समझाऊंगी। हार्ट फेलियर में लंग्स के अराउंड पानी बहुत कॉमनली आपको दिखता है भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज कंजेशन ऑफ लंग्स, दैट इज वाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। समझ में आ गई बात? यस। देखो, हार्ट अटैक मतलब हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिला, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ने खुद पंप नहीं किया। और एक सिंगल लाइन में ये वाली बीमारी को लिखो, कार्डियक अरेस्ट। इसमें ना लेना ना देना। कार्डियक अरेस्ट का सिंपल मतलब होता है बेटा कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। अगर आपका हार्ट बीट ही रुक जाए कंप्लीटली तो हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, तो हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। ठीक है। अच्छा देखो, जिसको छुट्टी चाहिए होती है छुट्टी ले लो ना यार, तुम्हें मैंने रस्सी से बांध के रखा है क्या? हाँ, अगली क्लास है तो कर लेना क्लास। कौन सी क्लास तुम्हारी आज तक एक्सटेंड की गई है? खैर, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती जाते जाते, क्योंकि ये स्पैमर्स वाले बच्चे, इनका डॉक्टर वाला एटीट्यूड नहीं है, ये बनेंगे कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। अगर हार्ट ही बेटा रुक बीट ही करना बंद कर जाए तो कार्डियक अरेस्ट, पंप करना बंद कर जाए तो हार्ट फेलियर, खुद को ब्लड ना मिले तो अटैक आ गया, हार्ट अटैक, हार्ट को इनफ ऑक्सीजन ना मिले तो एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेजल्स में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो बेटा हाइपरटेंशन। ठीक है। एनीवे, इसका जो कारण है ना बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। इनफैक्ट इसका बेटर एक्सप्लेनेशन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से होता है, क्योंकि ये वहां से लिंक्ड है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद करो। और बेटा पढ़ाई तो आपको करनी है, चाहे क्लास एक्सटेंड हो चाहे कुछ भी हो। मैं इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के जा रही हूं, आप खुद से भी कर लेना। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, और अगली क्लास में मैं बेटा कैटलिस्ट भी कराऊंगी, तपस्या सीरीज भी कराऊंगी। अभी के लिए इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जो लोग ने मन लगा के पढ़ा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्पैमिंग की उनका भी धन्यवाद बेटा। कभी कभार अगर मैम की क्लास एक्सटेंड हो जाती है ना बेटा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो, पढ़ने के लिए आए हो। ऑपरेशन जब अगर सर्जन बन गए तो बेटा जितने घंटे जरूरत है ना उतने घंटे खड़े होके दिमाग भी चलाना पड़ेगा, हाथ भी चलाना पड़ेगा, पैर भी खड़े रहने पड़ेंगे, आंखें भी बेटा खुली रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। 15 मिनट अगर तुमसे बेटा एक्स्ट्रा बैठा नहीं जा रहा है तो गलत बात है। ठीक है। कंटिन्यूटी वाला टॉपिक था, इसीलिए पढ़ाना चाहती थी बेटा कि कंटिन्यूएशन में निकल जाए। अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, है ना। अब आप बिल्कुल छुट्टी लो, आराम से जाओ बेटा, और बिल्कुल बढ़िया से बेटा आप अगली क्लास को अटेंड करो। हाँ, मैं सॉन्ग सुना देती हूँ 2 मिनट। ठीक है। आप लोगों का, अगर आप लोगों को सुनने की इच्छा है आप सुन लो, अगर आपको छुट्टी लेके जाने की इच्छा है तो आप छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ब्रेक ले लो और जाओ अगली क्लास अटेंड करो। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां,
थैंक यू सारे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया बेटा। और अगले हफ्ते मेरा गला आई होप ठीक हो जाए, और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बेटा आप लोग को कैसा लगा, कैसा समझ में आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। पढ़ाई बस मस्त करना कि अगली क्लास जो हो ना बेटा फोड़ दो, तुम क्वेश्चंस में फोड़ दो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। भाई